हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग महाजनपद को शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महाजनपद का उदय कब और कैसे हुआ, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोगों को इन 16 महाजनपदों के बारे में किन किन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा हम लोग इन 16 महाजनपदों की स्थिति को मैप से समझेंगे कि इन 16 महाजनपदों की वर्तमान स्थिति किन किन राज्यों में पड़ती है, इसे हम लोग मैप से समझेंगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या मैप को जानना ज़रूरी है या मैप से समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो मैप पे कमांड होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ स्टेट पीसीएस लेवल तक की पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, यहाँ पर आपको यूपीएससी लेवल तक की पढ़ाई करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन सभी सोर्सों को लिया जाता है जिन जिन सोर्स से यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैप को समझना, मैप को कमांड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात यह आती है कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, कब हुआ और कैसे हुआ। तो आइए इन बातों को जानने के लिए हम लोग कुछ बातों को पहले समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल को परिवर्तनकारी काल माना गया है। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो काल था उसे परिवर्तनकारी काल माना गया है। परिवर्तनकारी काल कहने का मतलब यह हुआ कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले जो भी कुछ होता था, यह काल आते आते उन सभी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला, बदलाव देखने को मिला था। इस वजह से इस काल को परिवर्तनकारी काल कहा गया है। तो क्या क्या बदलाव हुआ, क्यों इस काल को परिवर्तनकारी काल कहा गया? क्योंकि इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। इस काल में ही, मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में ही बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। इस काल में ही नए नए राज्यों, नगरों का विकास हुआ था। इसी काल में सिक्कों का भी विकास हुआ था और 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में ही लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। तो इन सभी कारणों के वजह से 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को परिवर्तनकारी काल कहा गया है। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि क्यों 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को परिवर्तनकारी काल कहा गया है। तो इन्हीं सभी बदलाव के वजह से इस काल को परिवर्तनकारी काल कहा गया है। तो इस काल में जो लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। ठीक है, उपयुक्त परिस्थिति, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। इस वजह से 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। अब सवाल यह उठता है कि कैसे लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण यह काल
जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। हुआ यह कि लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे। ठीक है, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे के हथियारों के कारण जो है योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेतों के नए नए औजारों एवं उपकरणों के कारण किसान आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। तो अब कैसे, मतलब खेतों के लिए जो नए नए उपकरण, नए नए औजार जो आ गए थे, उससे आखिर में किसान कैसे आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले खेत जोतने के लिए जिस हल का प्रयोग होता था, तो उस हल का फाल जो होता है, उस हल का फाल लकड़ी का बना होता था। तो जिससे कठोर जमीन को जोतना बहुत ही मुश्किल था, आसान नहीं था। उस लकड़ी के फाल से कठोर जमीन को जोतना उतना आसान नहीं था। लेकिन 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में अब वही हल का फाल जो था लोहे का बनने लगा था, जिससे कठोर जमीन को भी जोतना आसान हो चुका था। और इस कारण से पहले से अब अधिक अनाज का उत्पादन किया जाने लगा था। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इस काल में नए नए औजारों, उपकरणों के कारण किसान आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। तो जब इन लोगों को अधिक आवश्यकता से अब अधिक अनाज आने लगा, तो इन लोगों को इन भौतिक लाभों के कारण अपने जमीन से लगाव होने लगा था। और यह लगाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि आप सोचिए कि जिस जमीन से आपको आवश्यकता से अधिक लाभ होना चालू हो जाए, तो आपको उस जमीन से लगाव होना चालू हो जाएगा। और अपने जमीन से लगाव होने के साथ साथ ही इनके आसपास के क्षेत्रों में जो भी जमीन पड़ते थे, उस जमीन पर भी ये लोग कब्जा करके फैलना शुरू कर दिए। और हुआ यह कि इन सभी कारणों से ये लोग पहले जो प्रबल निष्ठा अपने जन के प्रति रखते थे, वह अब अपने जनपद या कह सकते हैं कि स्वसंबद्ध भूभाग के प्रति हो गई इन लोगों की प्रबल निष्ठा। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो हम लोग देखें कि आवश्यकता से अधिक इन लोगों को जो अनाज आने लगा था, तो इन लोगों को अपने ज़मीन से लगाव होने लगा था। और अपने ज़मीन से लगाव होने के साथ साथ ही इन लोगों के आसपास का जो भी क्षेत्र पड़ता था, उस ज़मीन को भी ये लोग कब्जा करके फैलना उस पर चालू कर दिए। और इन्हीं सब कारणों से इन लोगों की पहले जो प्रबल निष्ठा अपने जन के प्रति होती थी, वह अब धीरे धीरे अपने जनपद या स्वसंबद्ध यानी खुद के संबंधित जो भूभाग था, उससे इन लोगों का जो है मतलब कि निष्ठा यानी लगाव होना चालू हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो वर्ड देखें, एक जन और दूसरा जनपद। आइए हम लोग इस शब्द को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जन। जन का अर्थ होता है लोग, जन का अर्थ होता है कुल, जन का अर्थ होता है जनजाति। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जन का मतलब लोग भी होता है, इसका मतलब कुल भी होता है और इसका मतलब जनजाति भी होता है। और जब यही जन बड़ा होकर जब बड़ा हुआ तो यह जनपद कहलाया। अर्थात यह हुआ, जनपद का मतलब यह हुआ कि वैसा भूखंड, जनपद का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि वैसा भूखंड जिस पर कई जन
अपना पांव रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वैसा भूखंड जिस पर कई जन निवास करते हैं, तो उस भूखंड को जनपद कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जब यही जन जब बड़ा हुआ तो जनपद कहलाया। आखिर में कैसे जनपद कहलाया? तो इसका मतलब यही हुआ, सरल शब्दों में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जन के निवास करने के स्थान को, भूखंड को जनपद कहा गया है। और जब यही जनपद और बड़ा हुआ तब यह महाजनपद कहलाया। तो इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले जब इन्हीं जनपदों में से कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गया, तब वह महाजनपद कहलाया। या फिर हम यह कह सकते हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले जब इन्हीं जनपदों में से कुछ जनपद का क्षेत्र जब बढ़ना चालू हो गया, तब वह जनपद महाजनपद कहलाया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना जो है। और इस महाजनपद का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। और कैसे हुआ तो ये हम लोग यहाँ पर समझे। और यहाँ पर जो नाम जो था महाजनपद, तो नाम में ही इसका अर्थ भी छुपा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर जन और पद था, तो जन का मतलब हम लोग यहाँ देख लिए, और पद का मतलब होता है पांव। मतलब वैसा भूखंड जहाँ पर कई जन अपना पांव रखते हैं, या फिर उसे हम लोग ऐसे भी समझे कि जहाँ पर कई जन निवास करते हैं, तो उस भूखंड को जनपद कहा गया है। ठीक है, तो इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ था। और जब यही जनपद जब बड़ा हुआ तो यह महाजनपद कहलाया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ इन महाजनपद का, अब हम लोग जब यह महाजनपद को जब देखें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध के समय 16 बड़े बड़े राज्य थे, और उन 16 बड़े बड़े राज्यों को ही 16 महाजनपद कहा गया है। ठीक है, तो इन बातों का उल्लेख कहाँ किया गया है? इन 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इसके साथ ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किन किन ग्रंथों में किया गया है, तो 2 ग्रंथ में किया गया। एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों के नाम एक जैसे नहीं है। कुछ महाजनपदों का नाम एक जैसा है, लेकिन कुछ महाजनपदों के नाम में अंतर देखने को मिलता है इस दोनों ग्रंथ में। ठीक है, अब हम लोग यह बात करते हैं कि यह जो 16 महाजनपद जो था बुद्ध के समय में, तो इस 16 महाजनपद में से अधिकतर महाजनपद विंध्य के उत्तर में था। ठीक है, विंध्य के उत्तर में था। हम लोग यहाँ से देखते हैं, मैप से इसकी स्थिति को देखते हैं कि इस 16 महाजनपद में अधिकतर महाजनपद विंध्य के उत्तर में था। यानी ये मैप है, यहाँ पर विंध्य है, इसके उत्तर में जो था अधिकतर महाजनपद था। कहने का मतलब यह हुआ कि इन 16 महाजनपदों में से अधिकांश जनपद उत्तर भारत में था। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकांश जनपद उत्तर भारत में था, जो पश्चिमोत्तर सीमा से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, कहने का मतलब यह हुआ कि यह पश्चिम क्षेत्र और यह उत्तर क्षेत्र, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहते हैं। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। और इन 16 महाजनपदों में से मात्र एक जनपद जिसका नाम था असमक,
वह दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, और बाद बाकी 15 महाजनपद जो थे वह विंध्य के उत्तर में थे, या कह सकते हैं कि उत्तर भारत में थे। और सिर्फ एक ही महाजनपद जिसका नाम था अस्मक, वह विंध्य के दक्षिण में था, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही महाजनपद दक्षिण भारत में था जिसका नाम था अस्मक। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद अब हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन से इन 16 महाजनपदों में से कौन कौन से महाजनपद किन किन राज्यों में पड़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इन 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में था, बिहार राज्य में था। तो वह 3 महाजनपद कौन कौन सा था? तो अंग था, मगध और वज्जी। ये तीनों महाजनपद बिहार राज्य में था। उसके बाद इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, यहाँ मैप देख रहे हैं कि यह जो है उत्तर प्रदेश है, यह वाला जो क्षेत्र था यह बिहार था। ठीक है, यह क्षेत्र जो है यह राजस्थान है, यह वाला जो हिस्सा है यह मध्य प्रदेश का है, और यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत को यानी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस मैप में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को दिखाया गया है जहाँ पर 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपदों का क्षेत्र था, सिर्फ उन्हीं राज्यों को दिखाया गया है। ठीक है, तो बिहार में हम लोग देखें कि 3 महाजनपद था, कौन कौन? अंग, मगध और वज्जी। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद था, और वह 8 महाजनपद कौन कौन सा था? तो काशी, मल्ल, वत्स, कौशल, चेदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु। यह 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। तो कितना हो गया? 3 और 8 11, बचा कितना? 5। तो उस 5 में से एक महाजनपद राजस्थान में था और उसका नाम था मत्स्य महाजनपद। ठीक है, जो राजस्थान में था। उसके बाद एक महाजनपद जिसका नाम था अवंती, वह मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो 3 8 11 2 13 हो गया। 2 महाजनपद प्राचीन भारत की बात की जा रही है। प्राचीन भारत कहने का मतलब वह हुआ कि जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शामिल था, वह उसे ही प्राचीन भारत कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान भारत की बात किया जाए तो वह यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे, जिससे अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग हो चुका है, वही है वर्तमान भारत। लेकिन अगर जब प्राचीन भारत की जब बात की जाती है तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 2 महाजनपद था, एक पाकिस्तान में पड़ता है। अगर वर्तमान की अगर बात करें तो वह पाकिस्तान में एक महाजनपद था जिसका नाम था गांधार। दूसरा जनपद अफगानिस्तान, अभी के वर्तमान जो अफगानिस्तान है उसमें एक जनपद पड़ता था जिसका नाम था कंबोज। ठीक है, तो टोटल इधर उत्तर भारत की तरफ बात किया जाए तो टोटल कितना जनपद हो गया? 15 महाजनपद हो गया। एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में पड़ता था, और वो कौन सा था? अस्मक, जिसकी स्थिति कहाँ थी? तो आंध्र प्रदेश में थी। यह अस्मक जो था यह गोदावरी नदी के उत्तर में था। गोदावरी नदी, या फिर कह सकते कि गोदावरी नदी के तट पर यह अस्मक जनपद स्थित था। और यह क्षेत्र कौन सा पड़ता था? तो आंध्र प्रदेश, वर्तमान का जो अभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है उसमें यह महाजनपद पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि कौन कौन से महाजनपद कौन कौन से राज्य में पड़ते थे। ठीक है, इसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि मैप से देखिए समझना इसलिए ज़रूरी कि यह आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दूसरी बात यह हुआ कि यूपीएससी में अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब आप यह समझिए, यूपीएससी में आपको क्या किया जाएगा कि आपको मैप दे दिया जाएगा, एक छोटा सा भाग कहीं का भी मैप दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या करेगा कि आपको उस मैप में क्या करेगा कि जैसे सपोज कीजिए कि यह मत्स्य है तो यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा, यह अवंती है तो यहाँ बी लिख दिया जाएगा। मान लीजिए कि यह
काशी है तो यहाँ सी लिख दिया जाएगा, यहाँ पर अंग है तो यहाँ डी लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में पूछा जाता है मैप से, वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या आप कभी भी उम्मीद मत कीजिएगा कि आप जो है महाजनपद का जो है मतलब कि जो है याद कर लिए, उसकी राजधानी को याद कर लिए और आपसे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे पूछ देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैप से क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे वही करेगा कि एक मैप दे दिया जाएगा और ए बी सी और डी लिख देगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा और उसी आधार से उसका नाम दे देगा। और जब आपको इस मैप से उसकी स्थिति पता है कि अच्छा मैं अंग के इधर जो है मगध है, मगध के ऊपर वज्जी है, उसके बाद इस तरफ काशी है, ऊपर की ओर मल है, काशी के बाएं साइड जो वत्स है उसके ऊपर कौशल पड़ता है, वत्स के इधर चेदी है, यहाँ पर पांचाल सूरसेन कुरु है। इस तरह से हम देखेंगे अच्छा यहाँ पर जो सिर्फ एक महाजनपद है मत्स्य, यहाँ बीच के हिस्से में सिर्फ एक महाजनपद है अवंती, नीचे के हिस्से में सिर्फ एक महाजनपद है अस्मक। अगर इस तरह से आपको मैप याद है तो आप यूपीएससी का भी क्वेश्चन जरूर बना कर आइएगा, ये मेरा वादा है। तो वहां पर उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, ए बी सी डी मैप में दे दिया जाएगा और आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैप को याद रखना जरूरी है। और इन सब के अलावा मैप से पढ़ने से यह होता है कि आपको ये 16 महाजनपद जो है, एक तो आपको यह लंबे समय तक याद रहेगा कि कौन कौन से महाजनपद किन किन राज्यों में है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य तो अभी हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद का जो वर्तमान में कौन कौन सा क्षेत्र था, उसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इस पॉइंट को हम लोग देख लिए कि इनमें अधिकतर महाजनपद विंध्य के उत्तर में था। ठीक है, एक सिर्फ महाजनपद था जो कि विंध्य के दक्षिण में था, जिसका नाम था अस्मक। अब बात करते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये 4 अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन? तो एक मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और अवंती। तो ये जो थे यह बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन अधिकांश महाजनपदों पर, यह जो 16 महाजनपद था, इन 16 महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। राजा का शासन कहने का मतलब यह हुआ कि राजतंत्र होता था। ठीक है, यानी इन 16 महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में, या फिर कह सकते हैं कि गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। आइए इन पॉइंट को हम लोग ऐसे समझते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार राज्य में एक वज्जी राज्य था या वज्जी महाजनपद था, या फिर कहते हैं कि वज्जी संघ था। ठीक है, बिहार में एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। उस वैशाली में एक अजीब तरह की, एक अलग तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिला था जिसे गण या संघ कहा जाता था। कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार में वज्जी राज्य था जिसका राजधानी वैशाली था। तो उस वैशाली में एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था देखने को मिली थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा समूह जिसमें कई सदस्य होते थे, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है और उस समूह का प्रत्येक सदस्य राजा कहलाता था। तो अंतर यह देखने को मिला कि वैसे महाजनपद, मतलब या फिर यह कह सकते कि इन 16 महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, जहां पर सिर्फ एक राजा शासन करता था जिसे राजतंत्र कहा जाता था। लेकिन
कुछ वैसे संघ भी थे, जैसे वज्जी संघ। यहाँ पर एक राजा शासन नहीं करता था, यहाँ पर गण शासन करता था। गण कहने का मतलब लोगों का समूह शासन करता था, और उस समूह का प्रत्येक सदस्य राजा कहलाता था, और इन प्रत्येक राजाओं की मर्जी से ही कोई भी काम किया जाता था। इस गण में जितने भी सदस्य होते थे वह सभी के सभी राजा कहलाते थे, और इन सभी के मर्जी से विचार किया जाता था कि कोई भी काम कब और कैसे होगा। तो यही गण था। तो राजतंत्र मतलब जहां राजा का सिर्फ एक राजा का शासन था और जहां पर गण का शासन था, यहां पर यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। और संघ का मतलब क्या हुआ? संगठन या फिर सभा कह सकते हैं, या हम लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शब्द को समझना जरूरी है कि गण किसे कहते हैं। तो गण कहते हैं लोगों के समूह, या फिर वैसा समूह जिसमें बहुत सदस्य होते हैं, तो उन समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। जिस गण की चर्चा अभी हम लोग किए, इन्हीं गण से भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी संबंधित थे। ठीक है, अब हम लोग इन 16 महाजनपद को डिटेल से समझेंगे। इन 16 महाजनपद को पूरब से शुरू करने पर सबसे पहले अंग महाजनपद पड़ता था। तो आइए देखते हैं अंग महाजनपद के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके डिटेल देखेंगे हम लोग कि यहाँ है महाजनपद। अभी इसका वर्तमान स्थल क्या पड़ता है वह है। फिर हम लोग देखेंगे कि उस महाजनपद की राजधानी क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस महाजनपद के बारे में कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए ये चार्ट के अनुसार अब हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद को जो है डिटेल से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिला इस महाजनपद के अंतर्गत पड़ता था। यानी वर्तमान का भागलपुर जिला और मुंगेर जिला अंग महाजनपद के अंतर्गत पड़ता था। तो यहाँ से हम लोग इसकी स्थिति को देखें तो यहाँ पर जो ये अंग महाजनपद है, तो यह भागलपुर है, यह पॉइंट भागलपुर है, और यहाँ पर जो है यह मुंगेर। यह भागलपुर जिला और मुंगेर जिला यह दोनों अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, यानी अंग महाजनपद का जो एरिया था वह यही दोनों जिला था। उसके बाद हम लोग बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा। यह चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस चार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए इसके वर्तमान स्थिति को भी हम लोग मैप से देखते जाएंगे, और इस चार्ट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम लोग यह देखें कि अंग महाजनपद अगर पूरब से, इस 16 महाजनपद को अगर पूरब से शुरू करें तो सबसे पहला महाजनपद अंग महाजनपद पड़ता है। और यह अंग महाजनपद जो है, इसकी वर्तमान क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में जो है भागलपुर जिला और मुंगेर जिला इस अंग जनपद के अंतर्गत आता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए, यानी अंग महाजनपद के बारे में अगर बात किया जाए तो 6ठी सदी ईसा पूर्व से चंपा में लोगों के आबादी होने का प्रमाण मिला है। 6ठी सदी ईसा पूर्व से लोगों की आबादी होने का प्रमाण हमें चंपा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंग से कि यहाँ पे इस महाजनपद से नेक्स्ट पॉइंट यह है कि चंपा से मिट्टी का किला प्राप्त हुआ। अंग की राजधानी जो चंपा थी, तो इस चंपा से मिट्टी का किला प्राप्त हुआ है, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि महाभारत तथा पुराण में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी बताया गया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था, तो चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। और किसमें
इसके नामों को बताया गया है तो महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध के समय भारत के 6 महानगर थे और इस 6 महानगर में से एक महानगर चंपा थी। बुद्ध के समय में 6 महानगर थे, उनमें से एक चंपा की भी गणना की जाती थी महानगरों के रूप में। तो वह 6 महानगर कौन कौन से थे और इस 6 महानगर का उल्लेख किसमें किया गया है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के समय भारत के जो 6 महानगर थे इसका उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया। और वह 6 महानगर कौन कौन से थे? तो चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती था। तो यह बुद्ध के समय में 6 महानगर था, जिसमें से एक महानगर चंपा भी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चंपा नगर के निर्माण की योजना, यह जो चंपा जो कि राजधानी थी अंग की, तो इस चंपा नगर के निर्माण की योजना किसने की थी? यानी इस नगर को बनाने की योजना किसकी थी? तो वह महागोविंद की थी। वास्तुकार थे, तो वास्तुकार महागोविंद की थी कि चंपा नगर का निर्माण करना है। यह योजना जो है इन्होंने ही तैयार किया था, इन्होंने ही बनाया था। और यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह दीर्घ निकाय से प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि चंपा नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अंत में क्या हुआ कि अंग महाजनपद का जो पड़ोस का जो एक महाजनपद था, मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसने अंग महाजनपद को अंत में अपने राज्यों में मिला लिया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अंत में मगध महाजनपद ने अंग महाजनपद को अपने राज्यों में मिला लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मगध महाजनपद। तो हम लोग देखते हैं कि अंग के पास जो है मगध महाजनपद है। तो इसकी अगर वर्तमान स्थल की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में जो है पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद का कुछ हिस्सा, पटना जिला पूरा, गया जिला भी पूरा, लेकिन शाहाबाद का कुछ हिस्सा मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो हम लोग इसे मैप से अगर देखें तो यह जो है यहाँ पर यह पॉइंट जो पटना है, यह नीचे वाला पॉइंट जो है यह गया है और यह जो है यहाँ पर शाहाबाद है। तो पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद का कुछ हिस्सा मगध महाजनपद के क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह, दोनों एक ही नाम है। तो इसकी राजधानी कहीं गिरिव्रज लिख दिया जाता है, कभी राजगृह लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान में रखिए कि मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज या फिर कह सकते हैं राजगृह थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो मगध महाजनपद जो था इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तो यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल से इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग मगध साम्राज्य को जो है इस 16 महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य को शुरू करेंगे और वहाँ पर हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है वज्जी। तो वज्जी महाजनपद, यहाँ पर हम लोग मैप में देखेंगे कि मगध के ऊपर जो है वज्जी महाजनपद था, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये बीचों बीच जो है गंगा गया हुआ है, गंगा के उत्तरी क्षेत्र में वज्जी महाजनपद था। ठीक है, या वज्जी संघ कह सकते हैं कि गंगा के उत्तरी क्षेत्र में वज्जी संघ था। ठीक है, तो इसकी वर्तमान स्थिति की अगर बात किया जाए, वज्जी के वर्तमान स्थल की बात किया जाए, तो तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र वज्जी संघ में पड़ता था। यानी गंगा मैदान के जो है ऊपरी क्षेत्र में, यानी गंगा के ऊपरी क्षेत्र में तिरहुत प्रमंडल पड़ता था और यही क्षेत्र वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला है? तो वो मुजफ्फरपुर है और दरभंगा। तो
मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये पॉइंट को देखिए, यह दरभंगा है और यह जो है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र ही, या फिर कह सकते हैं कि तिरहुत का क्षेत्र, क्योंकि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ही यह दो जिला आता है। कौन कौन सा? मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला का जो क्षेत्र जो पड़ता था वह वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। ठीक है, वर्तमान का मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला वह वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, अब हम लोग इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करते हैं। तो यह वज्जी की राजधानी जो कि वैशाली थी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि वज्जी की जो है राजधानी क्या थी? वैशाली। तब हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि यह वज्जी महाजनपद जो था यह 8 जनों का संघ था। यह वज्जी महाजनपद जो था 8 जनों का संघ था, जिसमें से सबसे प्रबल लिच्छवी थे। कौन थे? 8 जनों का संघ था वज्जी, और जिसमें से सबसे प्रबल कौन थे? लिच्छवी। लिच्छवी ने ही वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। यहाँ से बात को समझिएगा कि यह जो वज्जी संघ था, तो यह वज्जी संघ 8 जनों का संघ था। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रबल लिच्छवी था, और इस लिच्छवी ने ही वैशाली में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था। गणतंत्र कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ पर जो गणतंत्र है, गणतंत्र कहने का मतलब वह हुआ कि वैसा जगह जहाँ पर लोगों के समूह के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। ठीक है, या फिर लोगों के समूह के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, तो उसे गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गण का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं और तंत्र का मतलब होता है शासन, तो यानी गणतंत्र। तो लिच्छवी ने ही वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। अब हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि वैशाली की पहचान जो है आधुनिक वैशाली के बसाढ़ नामक गांव से किया गया है। मतलब यह जो वज्जी की जो वैशाली राजधानी थी, तो इस वैशाली की पहचान जो किया गया है आधुनिक वैशाली के बसाढ़ नामक गांव से किया गया है। ठीक है, अब बात किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट है कि सूतनीपात में वैशाली को मगधमपुरम भी कहा गया है। सूतनीपात में वैशाली को क्या कहा गया है? तो मगधमपुरम कहा गया है। ठीक है, इस तरह से बिहार राज्य में पड़ने वाले तीनों महाजनपद को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद था, जिसमें से पहला महाजनपद काशी महाजनपद पड़ता है, क्योंकि वज्जी के पश्चिम में काशी महाजनपद था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि काशी महाजनपद वर्तमान के वाराणसी जिले में स्थित था। वर्तमान में जो था वाराणसी जिला, यह जो पॉइंट है यह वाराणसी है, तो वर्तमान के वाराणसी जिले में काशी महाजनपद स्थित था। ठीक है, और इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी महाजनपद से महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उत्खनन से हमें यह पता चलता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में वाराणसी को मिट्टी की दीवार से घेरा गया था। ठीक है, यह हमें उत्खनन से पता चलता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में वाराणसी को मिट्टी की दीवार से घेरा गया था। ऐसा माना जाता है कि काशी पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि काशी का जो था अधिकार अंग, मगध और कौशल जैसे महाजनपद पर काशी का अधिकार था शुरुआत में। लेकिन अंत में क्या हुआ कि कौशल महाजनपद के शक्ति के सामने काशी ने आत्मसमर्पण कर दिया। काशी महाजनपद ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौशल महाजनपद। तो इसके वर्तमान स्थल की बात किया जाए तो वर्तमान में जो है बहराइच एवं गोंडा जिला में यह जो कौशल महाजनपद जो था वर्तमान के बहराइच एवं
गोंडा जिले में स्थित था यह कौशल महाजनपद। हम लोग काशी के बाद कौशल महाजनपद को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को देखें कि अंत में काशी कौशल महाजनपद के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, इसकी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था काशी ने। तो इसलिए वो पॉइंट रिलेट हुआ, तो इसलिए हम लोग काशी के बाद पहले कौशल को देख लेते हैं। तो इसके वर्तमान स्थल की बात करें तो वर्तमान बहराइच, जो कि यह पॉइंट है बहराइच एवं गोंडा जिले में स्थित था कौशल महाजनपद। ठीक है। इसकी राजधानी, तो बुद्ध काल में कौशल 2 भागों में विभाजित था। ठीक है। बुद्ध काल में कौशल महाजनपद जो था वह 2 भागों में विभाजित था। तो उत्तर भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और जबकि दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। ठीक है। कौशल का जो 2 भाग था, यानी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल जो कह सकते हैं, तो उत्तर भाग की राजधानी श्रावस्ती थी जबकि दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। इससे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। ठीक है। यह हमें पता चलता है कि यह जो श्रावस्ती के बारे में हमें उत्खनन से पता चलता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास यह अर्धचंद्राकार था। ठीक है। और यह श्रावस्ती जो राजधानी था इसका कौशल का, तो यह श्रावस्ती सहेत महत जगह के समीप था। ठीक है। यह जो श्रावस्ती कहाँ था, तो सहेत महत जगह के समीप पड़ता था। और सहेत महत जगह कहाँ था, सहेत महत स्थल कहाँ था, तो वह बहराइच एवं गोंडा के सीमा के पास पड़ता था वह सहेत महत स्थल। ठीक है। नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं, मल महाजनपद। ठीक है। मल महाजनपद की बात किया जाए तो कौशल महाजनपद के पास में मल महाजनपद था। ठीक है। और इसकी सीमा जो है वज्जी महाजनपद के उत्तरी सीमा से टच करती थी। ठीक है। मतलब ये वज्जी जो है, या तो यहाँ पे लिखा हुआ वज्जी यहाँ है, तो लेकिन इससे ये थोड़ा सा नीचे है। तो वज्जी का जो उत्तरी क्षेत्र जो था, उत्तरी सीमा जो थी, वह मल जो है मतलब महाजनपद से टच करता था। ठीक है। तो यह मतलब कि महाजनपद का वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो इसका वर्तमान स्थिति देवरिया जिला। ठीक है। देवरिया जिले में, वर्तमान के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था। ठीक है। उसके बाद इसकी राजधानी की बात किया जाए तो मल महाजनपद के भी 2 भाग थे। ठीक है। एक कुशीनाड़ा, जिसका वर्तमान नाम क्या है, कुशीनगर, और दूसरा राजधानी कौन सा था, पावा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कुशीनाड़ा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से किया जाता है। ठीक है। कि यह जो कुशीनाड़ा की पहचान किसके रूप में किया गया है, तो देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि यह वही कुशीनाड़ा है, या जिसे कुशीनगर कहते हैं, यह वही कुशीनाड़ा है जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो यह मल महाजनपद से यही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट महाजनपद वत्स। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैप से कि नेक्स्ट महाजनपद क्या है, वत्स है। ठीक है। मल को देखने के बाद हम लोग वत्स को देखते हैं। तो इसकी वर्तमान स्थिति की अगर बात किया जाए तो वर्तमान के इलाहाबाद के क्षेत्रों के आसपास यह वत्स महाजनपद स्थित था। ठीक है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कहाँ थी, कौशाम्बी थी। ठीक है। इससे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये जो वत्स लोग थे, यानी वत्स महाजनपद के जो लोग थे, ये वत्स लोग वही कुरुजन थे, यानी कुरु महाजनपद के ही ये लोग रहने वाले थे। मैप से हम लोग इसे समझते हैं कि कुरु महाजनपद कहाँ है, तो कुरु महाजनपद यहाँ है। ठीक है। तो मैप से हम लोग यह देखते हैं कि ये जो वत्स लोग थे यही कुरुजन थे, यानी यही कुरु महाजनपद के रहने वाले थे। ठीक है। लेकिन जो आगे चलकर क्या हुआ कि हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में बस गए थे, यानी कुरु महाजनपद में हस्तिनापुर नगर था, तो ये वत्स लोग उसी हस्तिनापुर के रहने वाले थे। ठीक है। लेकिन हस्तिनापुर को छोड़कर ये लोग कौशाम्बी को अपना राजधानी बना लिए थे। ठीक है। तो अब सवाल यह उठता है
कि ये वत्स लोग जो थे, यानी वत्स के रहने वाले जो थे, यह हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी को अपना राजधानी क्यों बनाया था। ठीक है, तो विष्णु पुराण से यह हमें पता चलता है कि कुरु महाजनपद में जो नगर हस्तिनापुर पड़ता था, तो हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के कारण हस्तिनापुर के राजा निक्षु ने कौशाम्बी को, वत्स महाजनपद के अंतर्गत कौशाम्बी को, जो इलाहाबाद के समीप पड़ता था, कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया था। तो यह बात हम लोग समझे कि क्यों इन लोगों ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया, जो इलाहाबाद के समीप पड़ता था। ठीक है, तो इसका कारण यह था कि हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में बह गया था, इस वजह से हस्तिनापुर के राजा निक्षु ने ये कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। और यह बात हमें कहाँ से पता चलता है, तो यह विष्णु पुराण से पता चलता है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि इन लोगों ने कौशाम्बी को ही अपना राजधानी क्यों बनाया, कौशाम्बी को ही क्यों चुना। ठीक है, हस्तिनापुर बह गया था, तो हस्तिनापुर से चलकर कहीं और भी अपना राजधानी बना सकता था, तो कौशाम्बी को ही इन्होंने अपना राजधानी क्यों बनाया। तो इसका रीजन यह था क्योंकि कौशाम्बी जो था वह गंगा यमुना के संगम के नज़दीक था। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों ने कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं, चेदी महाजनपद। ठीक है, चेदी महाजनपद की बात करते हैं, तो इसका वर्तमान स्थल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे मैप में देखते हैं। ठीक है, कि वत्स महाजनपद के नज़दीक जो है चेदी महाजनपद था। ठीक है, इसकी वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो आधुनिक जो अभी वर्तमान का जो बुंदेलखंड है, ठीक है, तो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, यह जो बुंदेलखंड है, ठीक है, यह पॉइंट बुंदेलखंड है, तो आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और उसके आसपास के क्षेत्र में चेदी महाजनपद स्थित था। ठीक है, अब हम लोग आइए इससे हम लोग देखते हैं पॉइंट कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी सोथीवती थी। ठीक है, लेकिन जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती के रूप में किया गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन में कहीं सोथीवती भी दे दिया जाता है और कहीं सुक्तिमती भी दे दिया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग यह समझे कि चेदी महाजनपद का राजधानी सोथीवती था, जिसका पहचान जो है महाभारत में सुक्तिमती के रूप में किया गया है। तो इसलिए आपको यह दोनों नाम को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी चेदी का राजधानी जो है, चेदी महाजनपद का राजधानी सोथीवती दे दिया जाता है और कभी जो है सुक्तिमती दे दिया जाता है। ठीक है, इस महाजनपद से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यह हम लोग देखते हैं। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि महाभारत काल में चेदी का शासक, यानी चेदी महाजनपद का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं, पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल महाजनपद हम लोग देखते हैं मैप में पांचाल महाजनपद की स्थिति को। तो यहाँ है पांचाल महाजनपद। ठीक है, यहाँ पर चेदी है, यहाँ पर पांचाल, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चेदी के बाद सबसे पहले पांचाल महाजनपद आता है। ठीक है, हम लोग क्रम से चल रहे हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और उसी क्रम से हम लोग महाजनपद को देख रहे हैं। ठीक है, तो आता है अब क्या, पांचाल। तो इसके वर्तमान स्थिति की अगर बात किया जाए तो वर्तमान का जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में, बरेली, यह पॉइंट बरेली है। ठीक है, यह पॉइंट जो है बदायूं है और यह जो नीचे वाला जो पॉइंट है यह फर्रुखाबाद है। ठीक है, तो वर्तमान के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में पांचाल महाजनपद स्थित था। ठीक है, अब हम लोग इसकी राजधानी की बात करते हैं। तो पांचाल को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, यानी इसके भी दो राजधानी थे। कौन कौन, तो एक उत्तरी पांचाल का राजधानी क्या था, अहिच्छत्र, और जबकि दक्षिणी पांचाल का राजधानी क्या था, काम्पिल्य था।
इससे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि पांचाल महाजनपद अपने दार्शनिक राजाओं एवं तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। ठीक है, यह किस लिए विख्यात था? तो अपने दार्शनिक राजाओं एवं तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए यह पांचाल महाजनपद जो था विख्यात था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं। तो नेक्स्ट महाजनपद आता है सूरसेन महाजनपद। तो इसका स्थिति हम लोग मैप में देखते हैं कि यहाँ पर था पांचाल महाजनपद, इसके पास में पड़ता है, जब पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो सूरसेन महाजनपद है। ठीक है, तो सूरसेन महाजनपद की अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान मथुरा के, यह मथुरा है, तो वर्तमान मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उसी क्षेत्रों में सूरसेन महाजनपद स्थित था। ठीक है, अब हम लोग इसके राजधानी को देखते हैं। तो सूरसेन महाजनपद का राजधानी मथुरा था और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राचीन यूनानी लेखक सूरसेन को, यानी सूरसेन राज्य को सुरसेनोई कहते थे, सुरसेनोई कहते थे सूरसेन को, जबकि इसकी राजधानी मथुरा को मेथोड़ा कहते थे। कौन कहते थे ऐसा? तो प्राचीन यूनानी लेखक ऐसा कहते थे। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत लास्ट महाजनपद को देखते हैं और वह महाजनपद कौन सा है? कुरु महाजनपद। ठीक है, कौन सा महाजनपद है? कुरु महाजनपद। तो इसको देखते हैं मैप पे हम लोग। तो यह उत्तर प्रदेश जो कि लास्ट हो रहा है यह सीमा, और यहाँ पे कौन सा है लास्ट? कुरु महाजनपद। ठीक है, तो इसके वर्तमान क्षेत्र को अगर देखा जाए तो वर्तमान क्षेत्र जो है यह वर्तमान के मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के क्षेत्रों में कुरु महाजनपद स्थित था। ठीक है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान के मेरठ, यह पॉइंट मेरठ है, दिल्ली और और थानेश्वर के क्षेत्रों में यह कुरु महाजनपद स्थित था। ठीक है, अब हम लोग इसके राजधानी को देखते हैं कि कुरु महाजनपद का राजधानी क्या था? तो इंद्रप्रस्थ था। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उत्तर वैदिक काल में दो प्रमुख कबीले हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में दो प्रमुख कबीले हुआ करते थे। वह दो प्रमुख कबीले कौन कौन से थे? तो एक भरत था और दूसरा पुरु था। तो इन्हीं दोनों कबीलों को ही कुरु के रूप में जाना गया है। यानी यह जो दो प्रमुख कबीले उत्तर वैदिक काल में हुआ करते थे, भरत एवं पुरु, तो यही दोनों जो है कुरु के नाम से जाने जाते थे। और इसी कुरु महाजनपद में हस्तिनापुर नगर था, जो कि हम लोग देख चुके हैं। इसी कुरु महाजनपद में हस्तिनापुर नगर था, जिसके बह जाने की वजह से यहाँ के लोग जो है कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाए थे। कौन से महाजनपद के लोग? तो वत्स महाजनपद के लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश राज्य में भी पढ़ने वाले 8 महाजनपद को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश से जब आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश से जब पश्चिम की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो राजस्थान राज्य पड़ता है, जहाँ पर एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। ठीक है, इसके अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो ये वर्तमान के जयपुर जिले में, यह जो पॉइंट है ये जयपुर जिला है, तो वर्तमान के जयपुर जिले में यह मत्स्य महाजनपद स्थित था। ठीक है, इसके राजधानी की अब बात किया जाए तो इसका राजधानी जो था विराटनगर था। ठीक है, कहाँ था? विराटनगर था। इस महाजनपद से उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, इस वजह से इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस वजह से हम लोग नेक्स्ट महाजनपद को देखते हैं, अवंती महाजनपद। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं मैप में कि उत्तर प्रदेश के नीचे एक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ एक जनपद महाजनपद था अवंती महाजनपद। ठीक है, तो इसके अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान स्थिति इसकी मध्य मालवा एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मध्य मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह महाजनपद स्थित था। ठीक है, अवंती के 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। यानी अवंती महाजनपद के 2 भाग थे, एक की राजधानी उज्जैन थी और दूसरे की राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है,
इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि अवंती ने मगध को कड़ी टक्कर दी थी। क्यों मगध को यह कड़ी टक्कर दिया था? क्योंकि अवंती महाजनपद जो था यह लोहे में समृद्ध था और इसने अपने राज्यों का मजबूत किलेबंदी करवाया हुआ था। ठीक है, इस वजह से अवंती ने मगध को कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग महाजनपद देखते हैं, गांधार महाजनपद। तो सबसे पहले हम लोग मैप में इसकी स्थिति को देखते हैं कि प्राचीन भारत के जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में दो महाजनपद आता है, एक गांधार और दूसरा कंबोज। तो गांधार की बात अगर किया जाए तो इसके वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिलों में, वर्तमान पाकिस्तान, यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान है, तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर, यह पॉइंट पेशावर है और यह जो है रावलपिंडी है। तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिलों में यह गांधार महाजनपद स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला था। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। रामायण से यह हमें पता चलता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में जो नेक्स्ट महाजनपद है वह है कंबोज। इसके वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो वर्तमान अफगानिस्तान के, यह जो क्षेत्र है अफगानिस्तान है। ठीक है, तो वर्तमान अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह कंबोज महाजनपद स्थित था। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व, यानी वर्तमान जो अफगानिस्तान है तो इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व कहने का मतलब यह हुआ कि यह उत्तर का हिस्सा हुआ और यह जो है पूर्व का हिस्सा, तो इसके बीच का जो हिस्सा था। ठीक है, तो यानी उत्तर पूर्व में जो है यह कंबोज महाजनपद स्थित था। और अगर इस महाजनपद को जो है हिंदू कुश पर्वत से रिलेट करके देखा जाए तो यह महाजनपद हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित था। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित था। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, तो इसके दक्षिण पूर्व में, तो ये नीचे वाला पॉइंट हुआ दक्षिण और इधर वाला हुआ पॉइंट पूर्व, तो इसके ये वाला जो हिस्सा हुआ, तो हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण पूर्व में यह कंबोज महाजनपद स्थित था। ठीक है, अब हम लोग अगर इसके राजधानी को देखें तो इसका राजधानी कहाँ था? राजपुर, या फिर जिसे हाटक भी कहते थे। तो इसका राजधानी राजपुर या हाटक था। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कौटिल्य ने कंबोज महाजनपद के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। किसने कहा है? तो कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य ने कंबोज महाजनपद के रहने वाले लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ होता है, इसका मतलब यह हुआ कि कौटिल्य ने कंबोज महाजनपद के रहने वाले लोगों को पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। ठीक है, इसी का अर्थ यह है, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ का अर्थ यह हुआ कि पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका जो चलाने वाले लोग होते हैं उन्हीं को कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर भारत के हम लोग सभी 15 महाजनपद को देख लिए। अब एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत का महाजनपद था और जिसका नाम था अस्मक महाजनपद। ठीक है, जिसका नाम क्या था? अस्मक महाजनपद। अगर इसके वर्तमान स्थल को देखा जाए तो यह गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित था। ठीक है, गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित था। तो यहाँ से देखिए कि यह जो राज्य है यह आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर एक गोदावरी नदी है। तो पहले हम लोग गोदावरी नदी को समझते हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के इस हिस्से में महाराष्ट्र पड़ता है
महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर आंध्र प्रदेश होते हुए, यह राज्य आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यह जो अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित था, या फिर कह सकते कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, लेकिन इसके राज्य की स्थिति क्या थी, तो मान लीजिए गोदावरी तो क्योंकि ऐसे करके यहाँ से बह रही है, तो किस राज्य में इसकी स्थिति थी इस महाजनपद की, तो वो आंध्र प्रदेश में इसका स्थिति पड़ता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोदावरी के अगर हम उत्तर में कह दिए या फिर गोदावरी नदी के तट पे कह दिए तो यहाँ महाराष्ट्र भी पड़ता है, फिर तेलंगाना पड़ जाता है, तो फिर कहाँ पर जो है, लेकिन क्लियर इसका पॉइंट है कि यह आंध्र प्रदेश में इसका स्थिति था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था, या फिर गोदावरी नदी के उत्तर में यह महाजनपद स्थित था, ठीक है। इससे रिलेटेड इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो अस्मक महाजनपद का राजधानी पोतन या फिर पोटिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो पोतन इसका राजधानी था, या फिर जिसे पोटिल भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विंध्य के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद वह अस्मक महाजनपद था। विंध्य कहने का मतलब यह जो विंध्य था, तो विंध्य के हम लोग देखे थे कि उत्तर में ही 15 महाजनपद था, लेकिन विंध्य के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद, या फिर कह सकते कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद वह अस्मक महाजनपद था। तो इस तरह से हम लोग देखे कि कैसे 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक प्रयोग ने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, और जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो उससे सामाजिक स्थिति मजबूत हुई, और जब सामाजिक स्थिति मजबूत हुई तो उससे राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है। क्योंकि क्या हुआ कि इन 16 महाजनपदों ने आपस में क्या किया कि वर्चस्व दिखाने के लिए, यानी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये लोग आपस में ही संघर्ष करने लगे, और जिसमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।